हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम आपके सामने 10वां वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक, 9 वीडियो आप कंप्लीट कर चुके होंगे, उम्मीद तो यही लगा रहे हैं हम आपसे, अगर आप 10वां वीडियो देख रहे हैं तो। और 9वें वीडियो का आप क्या किए होंगे कि रिवीजन जरूर करके आए होंगे मेरे 10वां वीडियो के क्लास में, है ना। चलिए, अब हम लोग बिना टाइम पास किए 10वां वीडियो का पहला वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 10वां वीडियो का पहला वीडियो क्या है, सॉरी पहला क्वेश्चन क्या है, 10वां वीडियो का पहला क्वेश्चन बोला है कि दुकान में 21 श्रमिकों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि दुकान प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत में 3 किलोग्राम की वृद्धि होती है, तो प्रबंधक का वजन कितना होगा, इस बात को बताना है। देखिए, कभी भी कोई भी अगर नया व्यक्ति आ जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है, बात समझिएगा। हम सबसे पहले देखते हैं कि दुकान का औसत, सॉरी पहले जो पहले जो औसत था उससे औसत घटा है कि बढ़ा है। तो ऑब्वियसली सी बात है, इस क्वेश्चन में पहले से औसत बढ़ गया है, बढ़ गया। यानी कहीं ना कहीं जो आने वाला व्यक्ति है वो औसत से ज़्यादा वैल्यू लेकर के आया होगा या औसत से ज़्यादा वजन लेकर के आया है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर 45 किलो अगर ये वजन है तो 45 किलो वो आदमी तो जरूर वजन लेकर के आया होगा। ठीक, ये नया व्यक्ति का वजन बता रहा है, न्यू व्यक्ति का वजन, ठीक है ना, न्यू व्यक्ति का वजन। प्लस अब क्या होगा कि 21 आदमी पहले था, एक आदमी और आ गया तो हो गया 22 आदमी, बात समझिएगा। ठीक, और औसत वजन जो होता है सब पे बढ़ता है या सब पे घटता है, देखिएगा। तो कितना से बढ़ा है, 3 से बढ़ा है, अर्थात ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 66, यानी कि आंसर आ जाएगा 111। कितना आ जाएगा 111, यानी कि जो व्यक्ति आया था उसका औसत वजन 111 था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, एवरेज बराबर अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, हालांकि पता होगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो बता दिए कि एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम अब बटा टोटल नंबर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोला है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको देखिए और बनाइए। देखिए, बनाने में इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना पड़ता है, इस बात को सबसे पहले आप समझिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये है कि ये लिखा है निम्नलिखित को सरल कीजिए, ये लाइन इधर से लाए, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, देखिए ये सब गुना में है, ये भी गुना में, ये भी गुना में है। सिर्फ हम दशमलव काउंट कर लेंगे कितना है, तो 3 सर ऊपर है, 3 ऊपर है, 3 इधर भी है, 6 6 3 9 9 2 11, ऊपर सर 11 है, नीचे सर 3 1 2 3 4, तो 3 और 4 7, 7 और 4 11। देखिएगा नीचे भी 11 है, यानी कि दशमलव से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कट जाएगा। बात समझिएगा, 11 जीरो नीचे होगा, 11 जीरो ऊपर होगा तो वो कट जाएगा, ऐसे कर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, हमको पता है कि सर दशमलव से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो अब करेंगे हम 8 से 8 को काट देंगे। ठीक है, 8 से 8 को काट देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ठीक, कि 2 अट्ठे 16 काट देंगे। कितना हो जाएगा जी, 2 अट्ठे 16 काट देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 चौका 8 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 25 चौका 100 और 100 गुने 9, यानी कि आंसर हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा 900। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले दशमलव का काम करते हैं, फिर बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये मान करके कि मेरा सेम चीज़ें हैं। ठीक, दशमलव को नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा सामने। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकता है। यानी ए किसी काम को 15 दिनों में कर लेगा, बी उसी काम को 20 दिनों में कर लेगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? ए किसी काम को कितना दिनों में करेगा जी, ए किसी काम को 15 दिनों में करेगा, वही बी इसी काम को 20 दिनों में कर लेगा। आगे बोल रहा है यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। कितने दिनों में जी, एकांतर दिनों में। तो पहले ए आरंभ करता है और यदि कार्य 8 दिनों तक चलता है, ध्यान सुनिएगा, पहले काम ए स्टार्ट करता है और काम 8 दिनों तक चलता है, तो कार्य का कितना भाग अपूर्ण रह जाएगा। मतलब काम अगर 8 दिनों तक चला तो बताइए काम कितना भाग हो जाएगा और कितना अपूर्ण रह जाएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपसे पूछा है अपूर्ण रह जाएगा, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन चलता हूँ बनाने, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 23, 15 दूना 30 और 10, सॉरी एक मिनट एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 60 आ जाएगा। 15 चौका 60 और 20 23 60, यानी कि ए का एफिशिएंसी सर 4 आया और बी का एफिशिएंसी सर 3 आ गया। ठीक है, ए की क्षमता जो आया वो 4 आया और बी की जो क्षमता आया वो 3 आया। अब यहाँ से होने के बाद
हमको पता है कि सर अल्टरनेटिव काम करेगा, अल्टरनेट काम करेगा, यानी पहले ए काम करेगा। अल्टरनेट का एकांतर दिनों में काम करने का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। एकांतर दिनों में काम करने का मतलब होता है कि पहले ए करेगा, जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पे ए का है तो ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। यह है अल्टरनेट, ठीक है। अब देखिएगा, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, ये बी करेगा। देखिएगा, तो इस बात को समझिए आप कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 यहाँ, बी 3 काम करता है, ठीक है। और ऐसा पेयर कितना है, तो 1 2 3 4, यानी कि सर अगर ये 2 दिनों में 7 काम कर दिया है, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 से गुना कर लेते हैं, अर्थात 8 दिनों में ये कितना काम कर लेगा, 28 काम हो जाएगा। बस समझिएगा कितना काम हो जाएगा जी, 28 काम 8 दिनों में कंप्लीट हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से, 8 दिनों में जब 28 काम हो गया तो बचा कितना काम है जी, 28 काम हो गया तो बचा सर 32 काम। और टोटल कितना में से, 60 में से, इसको काट लीजिएगा तो सर 4 8 32, और 4 से काटेगा तो 15 जो 60, यानी कि 8/15 भाग काम शेष बचा हुआ है। क्या बोला है कि अपूर्ण रह जाएगा, तो कितना काम अपूर्ण रह जाएगा, 8/15। अगर आपसे पूछेगा कि कितना काम कंप्लीट हो गया, अर्थात कितना काम पूर्ण हो गया, टोटल का कितना भाग पूर्ण हो गया, तो पूर्ण के लिए हम बता देते हैं कि सर 28 काम हुआ था बटा 60 हुआ था, 7/15 हो गया था। कितना काम पूर्ण हुआ था, तो 7/15 हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बात आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ रही होगी, मैं यही उम्मीद लगा के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए पहले, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन पढ़ लिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम के दर के बजाय 20 रुपए प्रति किलोग्राम दर से बाजरा बेचता है। क्या करता है जी, बाजरा बेचता है। कितना, 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बाजरा, जिसे उसने 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। ओह, दुकानदार बहुत तेज है, लाया है खरीद के 16 रुपए, बेच दिया 20 रुपए। अच्छा भाई, बिजनेस भी किया तो तेज के लिए ना, तेज व्यक्ति ही बिजनेस करता है, वरना 16 के सामान 15 में बेचेंगे तो हानि हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या किया, एक बात बताइए हमको, इसका बताइएगा कितना ये लगा पैसा इधर लिखिएगा, इधर कितना मिला उसको पैसा। बात समझिएगा, ये लगाया हुआ पैसा इधर लिख दिया, इधर मिला हुआ पैसा लगा दिया, ठीक है। हमको पता है कि सर लगाया जो पैसा है 16 रुपये लगाया है, लेकिन वही सामान बेचने में 20 रुपये ले रहा है, यानी कि मिल गया उसको 20 रुपये। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? आगे बात समझिएगा, ये पहली बात हुई यहाँ पे। और वह 100 ग्राम के बजाय 800 ग्राम दे रहा है, तो उसका जो पैसा लगा वो 800 ग्राम का ही ना लगा जी। तो ध्यान सुनिएगा, 800 ग्राम यहाँ पे लगाया, 800 ग्राम का दाम लगाया, लेकिन दाम लिया 1000 का, 1000 का दाम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से जब आप काटिएगा तो देखिए ये 00 से 00 कट जाता है, ठीक है। और यहाँ पे काटिएगा तो देखिए 4 दूना 8, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ 4 5 20 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे करिएगा तो 2 से और कट जाएगा, 2 5 10 कट जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 16 से ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 16 से 25। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया, आप इस बात को समझिएगा। 16 से 25 होने का मतलब है कि सर ये हमारा हो गया 9 का प्रॉफिट। कितना पे, 9 का प्रॉफिट हो गया 16 पे, और गुना आ जाएगा 100, अर्थात ये देखिएगा हमारा 9 4 से काटेगा क्या, काटेगा 4 से काट लीजिए। जब 4 से काटेगा तो 4 बार में, और ये काटेगा तो 25 बार में। 25 नवा होता है 225, और बटा में 4 काटिएगा तो 4 5 20, 2 5, 4 6 24 26, ठीक है, यानी कि 56 समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना, 56 समथिंग, यानी 56.25%। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाइएगा, इतना लेंदी बनाइएगा नहीं। हम थोड़ा सा इसको मुजुबानी क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि काफी ये इस तरीके से बना रहे हैं तो आप समय ले रहे हैं। हमारा क्या कहना होता है, बात समझिएगा। ये एक तरीका है आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, ठीक, ले लिया हमने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये कहना है, सुनिएगा ध्यान से, हमारा ये कहना है कि वो क्या किया था, पहले क्या करता है, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा कि 16 का सामान, बात समझिएगा, 16 का सामान ये 20 में बेच देता है। पहले तो ये कंडीशन थी। तो हमको पता है कि सर 4 का फायदा हो रहा है, यहाँ 4 का फायदा हो रहा है 16 पे, अर्थात 1/4, यानी कि सर 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो 800 ग्राम की जगह ये 1000 का दाम ले रहा है, यहाँ पे काटिएगा तो देखिएगा तो सर 200 ग्राम का फायदा हो रहा है 800 पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, यानी कि 1/4 का मतलब 25% होता है, यहाँ पे आ जाएगा 25%। अब देखिए यहाँ पे 25% और 25% का 2 फायदा हो गया तो सक्सेसिव लगा देंगे। 25 + 25 50, 25 देखिए 25 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 25 + 25 +
25 गुने 25 और बटा में 100। तो आपको पता है कि 50 ये हो जाता है और प्लस 6.25 ये होता है, ये आ जाएगा 56.25। एक ये तरीके है, बात समझिएगा। तो मैं बोला कि मुजबानी कैसे बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि सर यहाँ पे डायरेक्ट प्रतिशत निकालते हैं कि 16 से 20 4 1/4 आता है, यानी 25%। फिर यहाँ देखते हैं यहाँ पे भी 25%, 25 + 25 50, 25 का स्क्वायर 125/100 यानी 6.25। इस तरीके से 56.25 आ जाता है। थोड़ा सा मुजबानी इस तरीके से ये क्वेश्चन बना सकते हैं, लिखिएगा नहीं प्लीज, ठीक है, मैं अच्छे ढंग से समझा दिया हूँ, ठीक। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला है कि 3 संख्याएं जो एक दूसरे की असहभाज्य है। पहली संख्याओं का गुणनफल 1517 है। देखिए पहली 2 संख्याओं का गुणनफल, हम 3 संख्या A B C मान लिए, ठीक है। बोला है कि इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का गुणनफल दे दिया है 1517, ठीक है। फिर आगे बोला है, ठीक है, और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दोनों का गुणनफल जो दे दिया है 1763 दे दिया, ठीक है। तब तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। बात समझिएगा, ये बीच वाली संख्या अगर निकल जाएगा तो हमको पता है कि बहुत जल्दी सर बन जाएगा क्वेश्चन। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे आपको और बीच वाली संख्या निकालने के लिए बोल दे, सबसे पहले बात समझिएगा, तो हम कुछ नहीं करते हैं, इन दोनों का हम एचसीएफ निकाल देते हैं। इन दोनों का क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो जब हम 1517, ठीक है, और 1763 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो बात समझिएगा, एचसीएफ निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि सर एचसीएफ 41 आता है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एचसीएफ निकालने आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, अगर बेसिक से भी आता है तो बेसिक से भी बना सकता है। कैसे, बचपन वाला 1517 डिवाइड बाई 1763 इस तरीके से करके एक बार में 1517 इस तरीके से। नहीं तो दूसरा, हमारे क्लास में अगर आप एचसीएफ पढ़े हुए हैं तो हम आपको बताए हुए हैं कि एचसीएफ कभी भी छोटी संख्या में छिपा हुआ रहता है या उनके डिफरेंस में छिपा रहता है, ये बात को बताते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, बात समझिएगा, ये डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस कितना का था, ये 13 में से 7 घटेगा तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 में से 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 में से 5 घटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 146 आ गया। बात समझिएगा। अब 146 का ये गुणनखंड किया जाता है, इसको गुणनखंड में तोड़ा जाता है, बात समझिएगा। तो ये टूट जाएगा 1 2, ठीक है, और 3 भी होगा क्या, हाँ 3, बात समझिएगा। 146 6 4 10 11 3 नहीं होगा, बात समझिएगा, ठीक है। बात छोड़िए, हम बता देते हैं आपको। 146 को गुणनखंड में तोड़ा जाता है, इसको गुणनखंड में तोड़ा जाता है, ठीक है। या फिर देखा जाता है कि 146 से अगर ये कट जाता है, ये भी कट जाता है, तो 146 से एस्केप हो जाता है। तो इस तरीके से 146 से नहीं, इसका गुणनखंड 41 आता है, ठीक है। 41 आएगा तो 41 गुने 6 करेंगे तो 6 6 का देखिए 246 आ जा रहा है। तो 41 से ये भी संख्या कटेगा, 41 से ये भी संख्या कट जाएगा। अर्थात ये बात समझिए प्लीज। तब इसका हमको पता चलेगा कि तब हमें ये बात पता चला कि एचसीएफ जो हो गया 41 आ गया। अब मैं फिर से बताता हूँ, देखिए एचसीएफ जैसे निकालते हैं हम लोग, तो कभी भी एचसीएफ दी गई संख्याओं के सबसे छोटी संख्या में निहित होता है। निहित होने का मतलब होता है कि अगर 4 है तो या तो 4 से कटेगा, या उसको तोड़ेंगे तो 1 2 4 से कटता है 4, तो या तो 1 से कटेगा, या 2 से कटेगा, या 4 से कटेगा। प्लीज इस बात को समझिए। या फिर उसके डिफरेंस पे जो सबसे छोटा उसमें निहित होता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी अगर आप मेरा क्लास शुरू से लेकर के अभी तक देख रहे होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जब आगे चलिएगा तो बोला क्या है क्वेश्चन, बात समझिएगा, कि जब तब तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या बताया, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि एचसीएफ निकाल देते हैं। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 41 आ गया। अब क्या करते हैं, 41 जो आता है वो बीच वाली संख्या आता है, बात समझिएगा। 41 जो आता है ये बीच वाली संख्या आता है, ठीक है। तो हमको पता है कि सर a इंटू बी बराबर ये 517 दिया है, ठीक है। और हमको पता है कि सर b का मान 41 दिया है, तो a का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये 517 है, 41 का मान यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो a का मान हमारा कितना आ जाएगा, भाग करते हैं, तो इसको ले जाकर अगर हम 41 से भाग करेंगे तो 41 कितना बार में कटेगा, ये देखिएगा 41 23, देखिएगा यहाँ पे 3 और 4 12 123, तो 41 23 हो गया सर यहाँ पे, ठीक है। और 7 यानी कि 37 आ गया सर। ए का मान कितना आ जाएगा, 37, ठीक है। ए का मान 37 आ गया। जब ये काटिएगा तो ए का मान आपका 37 आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे ही ए का मान 37 आ गया, देखिएगा यहाँ पे ए का मान 37 और बी का मान 41 आ गया। अब सी का मान कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि सर बी इंटू सी बराबर 1763, ठीक है। और हमको पता है सर कि बी का मान जो है 41 है, ठीक है। और इंटू सी का मान नहीं पता लेकिन 1763 है, हम 41 से काट लेते हैं, 41 चौका 3 43, यानी कि सर सी का मान 43 आ गया। देखिए अलग अलग भी क्वेश्चन पूछता है कि ए का मान बताइए, बी का मान बताइए और सी का मान बताइए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में पहले बी का मान निकालते हैं, फिर ए का मान निकालते हैं, फिर सी का मान निकालते हैं। बी का मान कैसे निकलता है, एचसीएफ निकाल के निकालते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि तीनों संख्याएं बताइए, या तीनों संख्याओं का तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है या सबसे बड़ी संख्या क्या कौन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया है तब तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। जोड़ दीजिए
यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 43 है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 4 7, 7 4 11 यानी कि 110, 7 3 10, 120 और 1 121, 121 यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया आंसर। बस समझिएगा, इन तीनों संख्याओं को जोड़ के बता देना था। ये बात बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन को बनाते ही नहीं है, तो मैं आपको समझा दिया हूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि ए बी सी डी ई एफ और जी 7 क्रमांकित विषम संख्या है जिनका औसत 11 है, तो सी का मान ज्ञात करें। बस समझिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी इनका औसत 11 है। बात समझिएगा, तो मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, प्लीज इस बात को समझिएगा। अगर मैं विषम संख्या केवल क्रमांगत में लिखूं, अगर विषम संख्या मैं क्रमांगत में लिखूं, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर हम 1 3 और 5 लिखते हैं, 3 लगातार का विषम संख्या लिख दिए और इसका एवरेज जब देखेंगे तो देखिएगा 5 3 8, 8 और 1 9, 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3, अर्थात ये बीच वाला सर आ गया यहाँ पे क्या क्या है, एवरेज। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आप कर दिए कि सर अगर 1 3 5 और 7, 4 7 और 9, यहाँ पे देखिए 5 विषम संख्या आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो देखिएगा सर 3 और 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो सर एवरेज आ जाएगा 5। तो कहीं ना कहीं विषम संख्या हमेशा बीच में आती है, विषम संख्याओं का जो एवरेज आता है वो बीच में आता है। ये बात से आप समझ में आ गया होगा, तो याद रखिएगा कि विषम संख्याओं का जो एवरेज आता है वो बीच में आता है। ठीक है, बीच में आता है। ठीक है, ये बात को समझिए। जब एवरेज बीच में आता है विषम संख्याओं का, तो हमको पता है कि सर 3 इधर है 3 इधर है, अर्थात ये जो 11 दिया होगा ये डी का मान दिया होगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि बताइए सी का मान क्या होगा। 11 से पहले 9 होगा, 9 से पहले 7 होगा, 7 से पहले 5 होगा, हम सब बता देंगे। 11 के बाद 13 होगा सर, 13 के बाद 15 होगा सर, 15 के बाद 17 होगा सर। ठीक है, तो हमसे पूछा सी का मान बताइए, तो सी का मान 9 आ जाएगा, 9 हो गया आंसर। आपसे किसी का मान पूछे, आप किसी का भी वैल्यू बताइए, आपसे योग पूछे 2 संख्या दे के, 3 संख्याओं दे के, 4 संख्याओं दे करके, या फिर उनका एवरेज पूछ ले, फिर भी आप बता देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और कहीं से भी आपको डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं? हाँ नहीं बढ़ जाता है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब हर एक समय आपको मनावन करना जरूरी है क्या जी? हमेशा मनाते रहे आपको कि नहीं नहीं आगे बढ़ जाते हैं बउआ, पढ़ लेते हैं। हाँ, जॉब होगा ना तो पैसा आराम से गिनिएगा एकदम बैठ के। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपए है। ठीक है, एक दुकानदार इसे इसके अंकित मूल्य पे 18% का छूट देकर बेचता है और फिर भी 23% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बस मुझे हमको पता है कि सर एमपी पे छूट मिलती है और सीपी पे प्रॉफिट या लॉस होता है। तो सर अंकित मूल्य 240 है, अर्थात 240, एक दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 18% का छूट देता है, अर्थात 240 का 82% बराबर, और फिर भी 23% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि सर सीपी के 123% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे आएंगे तो हमको पता है कि सर 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा तो 80 बार में कटेगा, और ये 3 से कटेगा तो 3 चौके 12 41 बार में कटेगा। ठीक है, अब ये सर 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 80 में 160 यानी सर सीपी आ गया 160 में। सीपी कितना जाएगा जी? 160 ऑप्शन ए है, हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इस बात को भी आप बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा अभी आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि 2 वर्षों के लिए 800 रुपए के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होता है। हम बताया कि 2 वर्षों का CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? P इंटू R/100 का स्क्वायर होता है। प्लीज, अब हमको पता है कि सर 2 वर्षों का, यहाँ पे बोला 2 वर्षों के लिए 800 रुपए के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। तो अंतर बताना सर, ठीक है, यही बताना डिफरेंस। ठीक, अब P दे दिया है सर 800 रुपये, ठीक है, और रेट दे दिया है सर 20, तो 20/100 कर लेते हैं। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब काटिएगा सर तो ये हो जाएगा 1/5, ये कितना हो जाएगा? 1/5, यानी कि सर 800 गुने 1/25, 25 से काटेंगे, लीजिए लाइट कट गया, काटेंगे क्या कट जाएगा? 800 को जब हम 25 से काटेंगे, ध्यान सुनिएगा, 800 गुने 1/25 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिएगा यहाँ पे 800 गुना 1/25, ठीक, तो 25 से काटेगा तो एक बार में 25 का 6 और 4 का 32 आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। या फिर एक बात और बताते हैं हम आपको, क्या करिएगा, कितना रेट हमारा कितना था बताइए? 20% रेट था। देखिएगा यहाँ पे
20% रेट था, 2 साल था। तो जब हम, ध्यान सुनिएगा, जब हम CI बनाते हैं, सॉरी SI बनाते हैं, तो 20 + 20 2 सालों के लिए 40% मेरा SI हो जाता है। लेकिन जब CI का बात होता है तो सक्सेसिव लगाते हैं, तो 20 + 20 + 20 × 20/100 करते हैं, है ना। तो कितना हो जाता है, 20 + 20 + 20 × 20/100, अर्थात 44% आ जाता है, ठीक है। तो हमको पता है कि सर SI 40% आया और CI सर 44% आया है, तो 44% में से 40% घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 4%। वही डिफरेंस होगा, बात समझिएगा, वही डिफरेंस होगा। तो 800 का 4% निकालेंगे तो ऐसे भी 32 आ जाएगा। देखिए मौखिक रूप से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये तब काम किया जब मेरा ये बंद हो गया है डिजिटल बोर्ड, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन जैसे ही लाइट आता है मैं आपके सामने लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं जैसे लाइट आएगा तभी मैं वापस आऊँगा आपके सामने पढ़ाने। तब तक आप इतना ही रखिए। थैंक यू। चलिए तो दोस्तों फिर से वापस आ गए हैं हम। देख रहे हैं कितना खुशी है हमें, लाइट आ गया है, ठीक है। और दोबारा हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम सेट कर लिए ऑलरेडी सब चीज़ों को, ठीक है। तो चलते हैं अब। एक जानकारी की बात बताऊँ, मैं ना बहुत हुशार इंसान, मतलब ये लाइट सोच रहा कि हमको परेशान कर देगा, नहीं कर पाएगा भाई, पागल इंसान है हम नहाने के पीछे। चलिए बताते हैं। समझ लो, यदि एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 20% है, देखिए 20% है भुजा की लंबाई, ठीक। वृद्धि की जाती है तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में हुई वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए समचतुर्भुज हो, देखिए समचतुर्भुज हो, ठीक है। समचतुर्भुज हो, अगर यहाँ पे समचतुर्भुज रहता या फिर वर्ग रहता, ठीक है, वर्ग रहता, ठीक है, या फिर क्यूब रहता, ठीक है। क्यूब आप समझ में आ रहा है ना, घन घन, इस बात को ध्यान रखिएगा। समचतुर्भुज रहता, वर्ग रहता, क्यूब रहता यानी घन रहता तो भी कोई प्रभाव हम पे नहीं बनता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सही, कोई भी प्रभाव क्वेश्चन पे नहीं रहता। और देखिए ऐसा मैं क्यों बोल रहे हैं कि समचतुर्भुज के हर एक भुजाएं समान होती है, वर्ग की हर एक भुजा समान होती है, क्यूब की भी हर एक भुजाएं समान होती है, ठीक है। या फिर गोला में देखिएगा केवल R का यूज होता है, तो वहां पर भी हम बोल सकते हैं कि हर एक गोला में भी, अगर ये गोला भी रहता है उसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गोला के बाद और कुछ दिख रहा है क्या जिसका A² वगैरह हो, ठीक है, छोड़िए गोला, और गोला तो सेम ही रहता है, देखिए और गोला भी रहता तो भी बात बराबर आता है। एक लाइन में समझ लीजिए, इतना चीजों का क्वेश्चन एक बार में, तो हम आपको एक क्वेश्चन नहीं करवा रहे भाई, 2 3 4 5 क्वेश्चन करवा रहे हैं एक बार में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रभाव नहीं पड़ता इन सभी चीजों से, कि समचतुर्भुज बोला है कि वर्ग बोला है कि घन बोला है कि गोला बोला है कि अर्ध गोला बोला है। देखिए जब भी क्वेश्चन सुनिए कि भुजा में 20% का वृद्धि हो जाए तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/20। बात समझिएगा, 20% का मतलब क्या होता है, सॉरी 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। देखिए 1/5 का मतलब क्या होता है, देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। अब वृद्धि का बजाय तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 था पहले साइड और ये 6 हो गया, ठीक है। साइड पहले कितना था, 5 था, अब 6 हो गया। और कभी भी आपसे एरिया निकालने के लिए बोला जाए, बात समझिएगा, कभी भी एरिया का रेशियो निकालने के लिए कहा जाए तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। एरिया के लिए क्या कर लेते हैं हम, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इस कारण से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 कर लेंगे, 6 का स्क्वायर 36 कर लेंगे, ठीक। अगर वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाता है, वॉल्यूम मतलब कि क्या, आयतन निकालने के लिए बोला जाता है। अगर ये मान लेते हैं कि अगर इसका आयतन, इसका आयतन निकालने के लिए बोला जाता है, तो आयतन के लिए क्या कर लेते हैं, 5 का क्यूब कर लेते हैं तो कितना हो जाता है जी, 125 हो जाता है। इधर कितना हो जाता है, 6 का क्यूब 216। अब देख लीजिएगा यहाँ से कितना बढ़ेगा, क्या होगा, ये सभी बातें ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे वॉल्यूम का अनुपात पूछता है तो 125 अनुपात 216 बताते हैं। अगर आपसे स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ठीक है 216, अगर यहाँ पे स्क्वायर का पूछता है तो 25 अनुपात 36 हो जाता है। थोड़ा सा साउंड आपको रीडिंग करेगा अभी, अमूमन मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, अभी थोड़ा सा सुबह हो गया, इस कारण से क्या हुआ कि साउंड थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, प्लीज, ठीक है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आगे से इस बात को ध्यान रखूंगा और रात को ही वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको सुबह में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करिएगा। तो हो क्या पे एरिया ये जो हो रहा है, हमसे क्या पूछा है
तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत बताइए। तो देखिए कितना की वृद्धि हो गया, 25 से 36 हो गया, तो 11/25। 11/25 का मतलब सीधे याद रखिएगा 4 से गुना कर लीजिए, क्योंकि 25 चौका 100 होता है, 11 चौक 44 होता है, यानी कि 44% का वृद्धि हो जाएगा। कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा, 44% का। ठीक है, अगर हमसे बोला के अर्धगोला के क्यूब के वजन में वृद्धि बताइए, तो आप यहाँ पे बता करके हमें बता दीजिए क्या आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं ये सब बातें आपको समझ में आई होगी। मैं एक क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं रहता हूँ कभी भी, मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन बना देना, तभी मैं बोलता हूँ कि मेरा वीडियो का बहुत फायदा होगा जब आप 1 से लेकर के 40 तक देख लेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, दो वृत्तों की परिधि के बीच का अंतर 4.4 है। देखिए दो वृत्त की परिधि है, मान लेते हैं कि एक वृत्त की परिधि 2 पाई और कैपिटल आर होगा, दूसरा हो जाएगा 2 पाई और स्मॉल आर हो जाएगा, इनका अंतर 4 दे दिया। ठीक है, अब आगे बोल रहा है और छोटा वाले वृत्त की त्रिज्या दे दिया 1.4 सेंटीमीटर, छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या दे दिया 1.4 सेंटीमीटर, 2 पाई कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, 2 पाई तो सेम है, और r माइनस 1.4 दे दिया है, और यहाँ पे दे दिया 4 पास हो जाएगा। यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये 2 पाई को हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे सॉरी 2 पाई को हम कह सकते हैं 2 गुणे 22/7। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और इसको नीचे आ सकते हैं 10। अब यहाँ पे देखिएगा 22 दूना 44 होता है, 44 से 40 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये हो जाएगा, देखिएगा r बराबर हो जाएगा r माइनस 1.4 हो जाएगा 7/10 यानी कि 0.7। अब ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो r का मान हो जाएगा 14 7 21 यानी कि 2.1। r का मान कितना हो जाएगा जी, 2.1। सी आंसर है, देख लीजिएगा आंसर, कैपिटल R का मान 2.1 हो गया। अब क्वेश्चन क्या क्या बनता है इस बात से समझिएगा। आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा वाला वृत्त का एरिया निकालिए, परिधि निकालिए, या छोटा वाला वृत्त का एरिया निकालिए, या छोटा वाला वृत्त का परिधि निकालिए। तो कैसे निकालेंगे बात समझिएगा। अगर बड़ा वाला का कहेगा तो बड़ा वाला r यूज करेंगे, छोटा वाला का कहेगा तो छोटा वाला r का यूज करके हम बना लेंगे। ठीक है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 10 डन कर चुके हैं, अब बारी है 11वां की। सोनम नाम की कोई लड़की है, बोल रहा है कि सोनम एक नाव में 490 किलोमीटर की दूरी को धारा के प्रतिकूल 35 मिनट में तय करती है, और उसी समान दूरी को इससे मतलब क्या है 490 किलोमीटर ही। ठीक है, समान दूरी के अनुकूल तय करने में उसे 14 घंटा का लगता है समय। बात समझिएगा जी, एकदम इजी सा बात है, एकदम सिंपल सी बात है। देखिए कभी भी क्या होता है, बोर्ड इंडस्ट्री में 4-5 चीजें ही याद रखनी पड़ती है, मैं इसको रिवीजन के तौर पर मैं बता देता हूँ। देखिए मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि बस इतना बात याद रखिए, आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो देखिए हम बोलते हैं कि हमेशा नाव की चाल x मानिएगा, धारा y मानिएगा, ये नाव की चाल हो गया चाहे तैराक की चाल हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा नाव की चाल। ठीक है, या तैराक की चाल, ये हो जाएगा धारा की चाल। डी बोलते हैं डाउन स्ट्रीम मतलब होता है x + y, मतलब धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम मतलब पानी जिधर बहती है उसको अनुकूल कहते हैं। ठीक है, अप स्ट्रीम होता है x - y। ठीक है, x - y यानी कि जिधर धारा के प्रतिकूल, जिधर चढ़ाव होता है, पानी इधर बह रही है लेकिन इधर आ रहा है तैराक। ठीक है, इधर आ रहा है। ठीक है, अब सुनिएगा, ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये हम बोलते हैं x पता रखिए, डाउन स्ट्रीम पता रखिए, अप स्ट्रीम पता रखिए। ठीक है, अब क्या होता है कि डी और यू डायरेक्ट जब दिया रहता है तो x का मान कभी कभी निकालते हैं हम लोग तो d/2 हो जाता है। ठीक है, और y निकालते हैं तो d - u/2 हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और भी जो जानकारी रखनी है इस बात को याद रखिएगा कि स्पीड बराबर होता है, असल डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर इतना बात पता है तो बोर्ड इंडस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इतना बात आपको पता होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, सोनम एक नाव में 490 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल 35 घंटे में तय करती है। कितना, 490 किलोमीटर। धारा के क्या बोलिए, धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम बात समझिएगा, तो अप स्ट्रीम का जो स्पीड होगा इसका ध्यान सुनिएगा, बोला कि 490 किलोमीटर यानी डिस्टेंस, अब बटा टाइम करेंगे 35 से, तो सर आंसर आ जाएगा 14, यानी कि अप स्ट्रीम का स्पीड हो गया 14, यानी कि अप स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया 14 यू का। अब डाउन स्ट्रीम का अगर स्पीड हम पूछेंगे तो हम बोलेंगे सर 490, अब बटा यहाँ से सर हम भाग करेंगे 14, तो सर आंसर आ गया 35। डाउन स्ट्रीम का स्पीड जो हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। बस समझिएगा। तो हम अगर आपसे नाव की चाल पूछे, x का मान पूछे तो हम बताए थे d+u/2 होता है, तो हमसे अगर नाव की चाल पूछे तो ये बता देंगे, लेकिन हमसे पूछा है धारा की चाल। धारा की चाल क्या होता है जी, y होता है। तो y का मान हम कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा, d - u/2 यानी कि d का मान है सर 14 और d का मान सर 35 और u का मान है सर 14, अब बटा 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा 35 में से 14 घटेगा कितना, 5 में से घटा 4, 3 में से घटा 2, 21/2 यानी कि 10.5। अगर हम आपसे पूछते, ध्यान सुनिएगा, अगर हम आपसे पूछते
कि बउआ सॉरी आप बता दीजिए हमें कि नाव की चाल कितना होता है, एक्स का मान बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात भी कभी कभी पूछता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी उसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, आंसर आ जाएगा 10.5, बस इतना ध्यान रखें। एक्स्ट्रा बातें ये है, मैं आपको वो टेंशन का सभी बातें आपको बता दिया हूँ, ठीक है, रिविजन के तौर पर। ठीक, मैं आगे बढ़ूँ क्या? हाँ बढ़ जाओ भाई। हाँ अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि पी, क्यू और आर क्रमशः 35,000 रुपए, 45,000 रुपए और 55,000 रुपए निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 40,500 रुपए वार्षिक लाभ में उनका क्रमशः हिस्सा ज्ञात करें। देखिए, हमको पता है कि सर 35,000, 45,000, 55,000 का हमेशा आप बोलते हैं कि रेशो निकाल लेने के लिए, तो निकाल लेते हैं कि सर यह 3 0 से 3 0 कट गया, 5 से 5 7 35, ठीक है, 5 7 35, ये चल नहीं रहा। 55 और 45, ओके, 55 और 45, 11 5 55, देखिएगा हमको पता चला कि सर पी, क्यू, आर का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो आ गया सर 7:9:11। बात समझिएगा, कितना गया? 7:9:11। आगे बोला है सर एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं और इतना रुपए का वार्षिक लाभ होता है, उनका लाभ हिस्सा ज्ञात करें। कहीं पे भी टाइम का जिक्र नहीं है। अगर हमारा पीछे से वीडियो अगर आप लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता है कि जब टाइम का जिक्र नहीं किया जाता है तो टाइम हो जाता है कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जिस रेशियो में प्रॉफिट होता है उस रेशियो में क्या होता है जी? इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है उस रेशियो में क्या होता है जी? प्रॉफिट। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि सर इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में होगा उस रेशियो में होगा प्रॉफिट। अब बोला है कि 9 7 16 16 11 करेंगे तो 27, 27 का वैल्यू इतना दे दिया था जी, 27 का वैल्यू इतना दे दिया, 4 0 5, ठीक है, 00। तो हम बता देंगे कि सर एक यहाँ से एक का वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। या तो एक तरीका ये है, या आप देखिए कि कौन सा आंसर 7:9:11 के अनुपात में है। बात समझिएगा, जो आंसर 7:9:11 के अनुपात में होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको जो दिख रहा है, कि सर 7:9:11 के अनुपात में ये आंसर है। देखिए कैसे, अगर हम 15 से काटेंगे तो 15 7 100, ठीक है, 15 9 35 है, और 15 को जब हम 11 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे 15 से तो 5 5 1 6, ठीक है, और 6 हो गया ना, और एक में 165 आ रहा जी। ठीक है, तो हमको लग रहा है ये हो जाएगा, 165 नीचे वाला आंसर हो जाएगा, 7:9:11। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बात को ध्यान रखिएगा, आप इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। या फिर आप करेंगे कि 7 9 9 7 16 16 11 27, 27 का वैल्यू इतना है, फिर एक का वैल्यू निकालिएगा, 1 × 7 करिएगा, 9 × 7 करिएगा, 11 × 7 करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 मैं समझा दिया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कह रहा है कि 3.5 मीटर व्यास वाले एक मकबरे के अर्धगोलाकार गुंबद, ठीक है, को रंगना है। यदि रंगने की लागत 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दो नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है, दो नहीं था, स्क्वायर है, तो गुंबद को अंदर से रंगने की लागत क्या होगी? ठीक है, इसका मान है 22/7, मान लीजिए क्या बोला है, पाई का मान। अब एक बात बताइएगा, हम आपको बता दें कि रंगने के जो लागत होते हैं वो हमेशा डिपेंड करती है कि आप क्या रंग रहे हैं, बाहरी रंग रहे हैं, अंदर रंग रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए हमको पता है कि 3.5 मीटर व्यास वाले, तो जब डी दे दिया है 3.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा जी? 3.5/2। बात समझिएगा, तो 3.5/2 करेंगे। इससे अच्छा हमें एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले आप हमको बताइए कि अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला है, तो अर्धगोला के बारे में जानकारी तो ले लें। देखिए अर्धगोला है सर, अर्धगोला को हेमिस्फीयर कहते हैं। अर्धगोला का जब हम आयतन देखते हैं सर तो 2/3 πr³ होता है। ठीक है, अब सर जब कर्व सरफेस एरिया देखेंगे सर, ठीक है, तो हो जाएगा 2 πr² होता है। ठीक है, ये क्यूब था। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया सब निकालते हैं जब, तो हो जाता है 3 πr²। ठीक है, हमसे सर ये पूछा है 2 πr²। ठीक है, तो हमको पता है कि सर 2 πr² कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमको पता है कि सर डी का मान दे दिया था 3.5, तो आर का मान हो जाएगा सर 3.5/2। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलिएगा। तो बोला कि गुंबद को अंदर से रखना है, ये क्या दिया है, ये बोला मीटर में, जब मीटर से सेंटीमीटर में बदलिएगा तो बात समझिएगा, मीटर से सेंटीमीटर बदलिएगा तो कितना स्क्वायर करिएगा जी? बताइए, मीटर से सेंटीमीटर बदलिएगा तो कितना स्क्वायर? हाँ, एक मिनट आ जा भाई। देखिए जब मीटर से जब हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो गुना करते हैं 10 से, यानी कि ये वाला हो जाता है 35, ये हो जाता है 17.5। कितना हो जाता है जी? ये हो जाता है आर मेरा 17.5, ये हो जाता है 17.5। ठीक है, अब देखिए ये हो जाता है 17.5। अब हमको पता है कि सर
और गुंबद को रंगना है तो हमको सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू इसका मान है सर 17.5, देखिए 17.5 और गुना 17.5। सर ये तो एरिया आ गया, एरिया आ गया सर, ठीक है ना, एरिया आ गया। अब हमें पता है कि सर यदि रंगने की लागत 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि सर जो खर्च होगा, ये तो एरिया आया है सर ये तो एरिया आप निकाल दिए, हमको बेवकूफ़ बना रहा है क्या? आपको खर्च निकालना है और ये एरिया निकाल के आप हमको क्या कहना चाहते हैं, कितना ही सेंसर हो जाएगा? नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें खर्चा से पैसा जो खर्चा है वो खर्चा से गुना करेंगे, तो 20 खर्चा है तो हम इसमें 20 के गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पे आंसर दिया रुपया में, बहुत बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? तो क्या करते हैं, हाँ एक छोटा सा डायलॉग याद आ रहा है, पता है कौन सा? बताइएगा। छोड़िए, इतना बोल देंगे तो फिर आप कन्फ्यूजन रह जाएगी। देखिए इसको क्या करेंगे, हम बट्टा कर देंगे 100 से, बट्टा कर देंगे 100 से। क्यों? क्योंकि पैसा को हम रुपया में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका टोटल खर्च आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा जी? ये टोटल खर्च आ गया, ठीक है। आप कैलकुलेट करके हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से हटेगा 00 और ये हटाइएगा, ये यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं कर दूँ क्या, या कर लेंगे? आप कर लेंगे, समझदार तो दिखते हैं आप हमको, सच बता रहे हैं, बहुत समझदार हैं आप, ठीक है। बस बेवकूफ़ बना के रखे हैं हम आपको। लेकिन एक बात बताइएगा हमको, चलिए ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 7 के पावर 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस, ये देखिए 7 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 343, ठीक है। माइनस है तो माइनस कर देंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 81 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 38/2 तो 19, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आ जाएगा, प्लस 361 कर लेते हैं, ठीक है। माइनस 0 प्लस इस 7 करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इसको कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिएगा, जितना आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आप आंसर इसका निकाल लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देता हूँ, इतने तो समझदार होंगे, हाँ। नेक्स्ट, यदि ए और बी का रेशियो दे दिया है, बात समझिएगा, यहाँ पे ए और बी का रेशियो दे दिया गया, ठीक है। बोला है कि यदि ए और बी का रेशियो इतना है, बी और सी का रेशियो इतना है, सी और डी का रेशियो है, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करिए। देखिए हम सब रेशियो आपको निकालना बताना सिखा रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, अगर हमसे एकदम बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक आप रेशियो आज के बाद निकालना सीख जाएंगे। देखिए अगर हम बोल दिए कि ए और बी का रेशियो दे दिया है 2:2:3, बी और सी का रेशियो दे दिया है 3 नहीं, आप मान लीजिए कि, हाँ चलिए ठीक है, पहले 3 ही रखते हैं। यहाँ चलिए, यहाँ पे बोलिए कि 4:5 बोल दिया, ठीक है। तो आपसे बोला है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं, तो कॉमन दोनों में बी था, कॉमन मतलब अगुआ को देखते हैं, तो अगुआ दोनों में बी था, तो बीच में रखेंगे अगुआ साहब को, ठीक है। इधर लड़की वाला को, इधर लड़का वाला। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब देखिएगा यहाँ पे ए का मान है 2, ए का मान 2 है, बी का मान सर जी है 3, तो बी का मान है 3, और यहाँ पे देखिए बी का मान सर 4 है, तो बी का मान 4, और यहाँ पे सी का मान है 5, तो सी का मान है 5। बात मिलेगा, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या है कि जो खाली स्थान ये नहीं दिया था, ये भी नहीं दिया था, खाली स्थान है, बात समझिएगा। तो खाली स्थान है तो जैसा मेरा दोस्त होगा वैसा ही हम होंगे, इस बात की गारंटी है। अगर मेरा दोस्त लफड़िया होगा तो मैं भी वैसा ही होगा, मेरा दोस्त पढ़ने वाला होगा तो मैं भी पढ़ने वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सी है वैसा, यहाँ पे खाली स्थान है, तो जस्ट बगल में दोस्त मेरा 3 है तो हम भी 3 हो जाएंगे, ये जैसा है वैसा हम भी हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब गुना करिए, 4 दूना 8, ठीक है, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी कि ए बी सी का अनुपात आप निकालना सीख गए हैं। कितना आ गया है? 8:12:15। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे पीछे देखिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोला है कि ए और बी का अनुपात, देखिए यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, ठीक है। सॉरी नहीं है कॉमन, ठीक है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि ए है और बी है, ठीक है, सी है और डी है। तो पहले ए बी का सब भर लेंगे 5:3, ई वाला नहीं है तो इसका खाली, इसका खाली, ठीक। अब बी और सी का भर लेंगे, तो बी और सी का भरेंगे तो 11:10। सर इधर ई खाली, इधर ई खाली। अब यहाँ पे सी और डी है तो सी के सामने रख देंगे 5, यहाँ पे रख देंगे 6। सर इधर ई खाली, ठीक है, एक मिनट। सर इधर ये खाली, इधर ये खाली, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, अब जैसा हम होंगे वैसा पड़ोसी, जैसा हम होंगे वैसा पड़ोसी। ये 11 है तो 11, इधर 10 है तो 10, ये पड़ोसी साहब 5 है, ये भी 5 है, तो हो गया। खाली स्थान को भरते जाएगा, जो जैसा होगा वैसा भरते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कटने वाला तो काट देंगे, तो कटने वाला यहाँ पे है 5, 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है। कोई और कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ठीक। अब 5 यहाँ कटेगा लेकिन यहाँ नहीं कटेगा। देखिए 11 5 55 आ गया, ठीक है। 11 33 आ गया, ठीक है। 5 15 आ गया, ठीक है। 36 के 18 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 55
33 15 18 55 33 15 18 15 नहीं है जी, माय गॉड कहाँ गलती करते हो। अच्छा 5 से 15 30 हो जाएगा जी, आपको 30 हो जा रहा था, 30 हो जा रहा था। तो 55 33 30 18 55 33 30 18 18 नहीं है, हाँ तो 36 18 था, 36 छोड़ देना, चलो कोई बात नहीं, गुना कर लीजिएगा सही से आ जाएगा आंसर आपका 36, ठीक है। और 36, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा प्लीज़। तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप अपने ढंग से बना लीजिएगा। ये वाला आंसर आ गया था, ये 55 था। आगे चलते ठीक, नेक्स्ट। बहुत छोटा सा बात था, ये हम समझा दिया आपको, ठीक। अब नहीं सर इतना कैलकुलेशन खराब है क्या आपका, भाई नहीं है, सामने से अगर कैलकुलेट करवाइएगा हमसे बैठ करके, बहुत खतरनाक करते हैं। लेकिन अगर आपको समझाना होता है तो क्या करता है कि कभी कभी जल्दी जल्दी में छोड़ जाता है गलती, ठीक। लेकिन आप मत करिएगा। बोला कि 20 पुरुष, ठीक है, 20 पुरुष 30 दिनों में एक चित्रकारी कर सकते हैं, इसी चित्रकारी को 24 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगा। देखिए जब कल मैं एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला को मैं आज ही बता देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखिए हम कल बताए थे T1 बटा W1 रहे M2 D2 T2, इसको बोलते हैं MDH मसाला, बात समझिएगा। तो ये क्या है कि MDH कंसेप्ट इसको कहते हैं M1 D1 T1 बटा W1 M2 D2 T2 बटा W2, इस टाइप से क्वेश्चन है। आप कुछ मत करिएगा, जो दिया रहेगा वैसा, जिधर जैसा इधर दिया रहेगा वैसा ही उधर दिया रहेगा। देखिए यहाँ से कैसे फॉर्मूला निकलते हैं। अगर यहाँ से हम बोलेंगे कि M1 D1 दिया है, M1 D1 दिया है, तो इधर से भी M2 D2 ही देगा, ये बराबर हो जाएगा M2 D2 का, ठीक है। अगर हमारा दिया तीनों M1 D1 T1, तो इधर से भी होगा M2 D2 T2। अगर सर इधर देता M2 M1 T1, तो इधर से देता M2 T2, बात समझिएगा। सर इधर से दे दिया M1 D1 W1, तो इधर से दे देता M2 D2 W2, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर इधर से M1 D1 T1 दे दिया है बटा W1, तो M2 D2 T2 बटा W2 होगा इधर भी। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, 20 पुरुष, तो M1 दे दिया सर, ठीक है, 30 दिनों में D1 दे दिया सर, ठीक है। एक चित्रकारी कर सकते हैं, इसी चित्रकारी को 24 दिनों में, तो 24 दिनों में सर D2 दे दिया है सर। अब पूछा है कितना दिनों में M2 करेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया, तो 20 गुना 30 बराबर x गुना 24, ठीक। अब यहाँ से करेंगे तो 6 5 30, 6 चौका 24, 4 5 20, 50 25, यानी कि x का मान आ गया 25। ये देख लीजिए आंसर सी। कोई दिक्कत है, एकदम अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। ये बात मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि आप बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन को समझ आ रहा होगा आपको। अब एक बात बताइए, इसका लैंग्वेज क्या कहेगा सर, इसका लैंग्वेज क्या कहेगा, तो बोलेगा कि 10 आदमी किसी काम को 10 आदमी किसी काम को 10 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, तो 25 आदमी उसी काम को कितने घंटे में कंप्लीट करेगा। सर इसका लैंग्वेज बता दीजिए। इसका लैंग्वेज तो इसी पे दे दिया था, चलो ये वाला बता दीजिए। 50 आदमी किसी काम को 30 दिनों में 8 घंटा काम करते हुए कंप्लीट कर सकता है, तो बताइए 20 आदमी उसी काम को 12 घंटे काम करते हुए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 वेरिएबल है, और जितना देखिए इसमें 4 वेरिएबल, इसमें 6 वेरिएबल, इसमें कितना है जी 1 2 3 4 वेरिएबल, यहाँ पे 6 वेरिएबल। जितना वेरिएबल होगा उससे एक कम का मान, सॉरी उसमें से एक कम का मान देगा, यानी कि 6 में से 5 का मान देगा, और जो कम है उसका पूछ लेगा। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ो। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आज के बाद टाइम एंड वर्क का सुपड़ा साफ कर देंगे। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, देखिए ए का वेतन बी के वेतन से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। यानी कि सर 20 से, यानी कि बी हो जाएगा 5 सर, क्योंकि सी वाला नीचे होता है, तो सर बी हो जाएगा 5 है, ए हो जाएगा 6, ठीक है। तो आगे बोला है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी का वेतन, माय गॉड, बी के वेतन से 20% कम है जी बोला है। हम ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत खुश हो गए हैं हम, ठीक ना, कपार फोड़ देंगे इसका, इतना खुश होने का। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ये माइनस हो जाएगा, 5 में से घटा दो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 में से घटा दो 4 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे यहाँ से, तो 5 में से घटा तो 4 आ जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। तो अब कितना अधिक है जी, बोला है कि बताइए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो 1/4 यानी कि 25% अधिक है, ठीक है। आगे चलूँ मैं, पक्का। बोल रहा है कि जब 17,200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ये 17,200 नहीं है, ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। यहाँ पे ये 17 के पावर 200 है, ठीक है। 17 के पावर 200 को जब 18 से विभाजित किया जाता है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को मारिए गोली, पागला गए हैं हमारे टाइपिस्ट साहब। क्या टाइपिस्ट साहब, क्या यही होगा क्या?
आगे चलते हैं। तो 17 की पावर 200 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो देखिएगा हम क्या करेंगे, आप कुछ वो बड़ा मत करिए, सीधे लिखिए कि 17 को 18 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। देखिए में दो तरीके का आता है, जब आप आगे चले जाते हैं तो माइनस में चला जाता है, तो जब 17 को 18 से भाग करिएगा तो देखिए 17 की पावर 200 निकालने में बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 17 को ज़्यादा लेकर चले जाता है, तो कितना कम है, 1 कम है, इसलिए हम कह देंगे कि -1 रिमाइंडर होगा। ठीक है, आज के बाद याद रखिएगा कि रिमाइंडर भी -1 होता है। ठीक है, हम अपने बच्चों को बता के रखे हैं, -1 के पावर 200, ये कितना हो जाएगा 200। ठीक है, सॉरी -1 के पावर 200 हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसका जब करिएगा 1 के पावर कुछ भी करते हैं तो कितना आता है जी, 1 आता है, अर्थात 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा रिमाइंडर। एक और बात, -1 के पावर अगर सर 199 रहता तो आंसर कितना आता है, -1 अर्थात 18 में से 1 घटता तो रिमाइंडर आ जाता 17। इस बात को ध्यान रखिएगा कभी भी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, कि जब -1 के पावर ऑड करते हैं, ठीक है, तो माइनस में आता है, और जब रिमाइंडर निकालना पड़ता है तो टोटल जितना रहता है 18 में से 1 हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 17। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 की बारी आ गई। देखिए हर एक साल की बात है, इस साल भी टूर्नामेंट नहीं करवा रहे हैं हम, किस तरीके से बात करेंगे हम आपसे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना लोगों तक हो सके शेयर करवाइए, बहुत ज़रूरी है शेयर करवाना, नहीं तो हम बात समझा रहे हैं ना। तो ये शेयर करवाइए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, एकदम ज़बरदस्ती भेजिए कि बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, आप भी पढ़ लो, हम भी पढ़ रहे हैं इन सभी टीचर से। बात समझ रहा है, मतलब हमसे पढ़ रहे हैं इन सभी की। आगे टीम मेरा है, ऑफलाइन में टीम है, ऑनलाइन में टीम लेकर के आना जरूरी है, लेकर के आएंगे, समय के साथ लेकर आएंगे, आपका सपोर्ट रहा तो लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि एक शंकु को ऊंचाई और त्रिज्याओं, देखिए ऊंचाई और त्रिज्याओं में क्रम से 20% और 25% की कमी तो उसका आयतन ज्ञात, आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताइए। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस समझिएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो सिर्फ हमारे लिए कांस्टेंट ये होता है, तो जब भी प्रतिशत का बात होता है या रेशियो का बात होता है तो सिर्फ हम, बात समझिएगा, सिर्फ हम वेरिएबल पे काम करते हैं, कांस्टेंट ये वाला होता है। बात समझिए, उल्टा बोल दिए थे, कांस्टेंट ये वाला है तो कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, सिर्फ हम वेरिएबल पे बात करेंगे, तो वेरिएबल पे बात करने चलते हैं हम अब सिर्फ। ठीक है, तो हमको पता है सर आर स्क्वायर एच पे डिपेंड करता है, करेगा सब चीज़, किस पे डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर एच पे। सर आर स्क्वायर और एच पे डिपेंड करेगा, आर का मान और एच का मान बताइए। बोला है कि ऊंचाई 20% की वृद्धि, 20% का वृद्धि का मतलब होता है 1/5 यानी 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, पहले 5 था, ये हो जाएगा 6, ये इनिशियल था और ये फाइनल था। अब यहाँ पे देखिएगा 25% का त्रिज्या में वृद्धि होगा, 25% का मतलब होता है 1/4 यानी कि 4 से 5 हो जाएगा, स्क्वायर करिएगा तो 16 से 25 हो जाएगा, यानी कि सर यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जब देखिएगा तो काटिएगा तो 2 से काटेगा तो 3 बार में, यहाँ पे 2 से काटेगा तो 8 बार में। ठीक, यहाँ से 50 25 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ पे से 5 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 15 आ जाएगा, 8 से 15 हो गया, कितना का वृद्धि हो गया सर, तो 7 का वृद्धि हो गया, कितना से, तो 8 से गुना कितना हो जाएगा 100, यानी कि 7, ये 4 से काटेगा तो 4 दूना 8, 4 से काटेगा तो 25 बार में। अब 25 सत्ते होता है 175, तो 175/2 करिएगा 1 मिनट, तो शंकु का प्रतिशत में कितना का वृद्धि हो गया, आयतन में ना जी। बड़ा जल्दी में थे लेकिन गलती मेरा आंसर आ रहा है, कैसे हो सकता है, हाँ ये कैसे हो सकता है, यदि एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या में क्रमशः 20% और 25% की कमी बोल रहा है जी, मैं वृद्धि कर दिया, कोई बात नहीं, बात समझिएगा। तो अगर वृद्धि पे क्वेश्चन आया तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना दीजिएगा, मैं वृद्धि पे बना रहा हूँ, आप कमी पे बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कमी पे है, ये कमी है, लेकिन मैं क्वेश्चन वृद्धि पे बना रहा हूँ, प्लीज इस बात को समझिएगा। तो वृद्धि पे मैं बना देता हूँ, कमी पे आप बना दीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, मैं वृद्धि पे ही बना रहा हूँ, कोई बात नहीं। आप कमी के लिए क्या करेंगे, बस प्रतिशत जो बढ़ाए है वो आप कम कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा जी, कम कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 175/2 है, तो 2 से काटेंगे तो हम 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 सत्ते 8.5 87.5% का वृद्धि हो जाएगा अगर दोनों का वृद्धि करेंगे। तो अगर हम दोनों का कमी करेंगे तो किस तरीके से आंसर आएगा, हमारा आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए एक नया क्वेश्चन आप सीख लीजिए। ठीक, 19 नंबर। अब हम चलते हैं 20 की बारी है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी, बात समझिएगा। बोला है, देखिए एक बात बता, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, इतना नंबर क्वेश्चन बना लिए कि लगता है कि थोड़ा सा ओवर में। बोला है कि चावल की कीमत 10% बढ़ती है और इसकी खपत 8% की कमी आती है, तो चावल का व्यय प्रतिशत परिवर्तन पता लगाएं। देखिए जी, चावल का व्यय प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। देखिए एक बात बताते हैं, क्या बोला, देखिए खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर क्या होता है, ठीक है ध्यान सुनिएगा, कीमत गुना खपत बराबर खर्च होता है। अब इस बात को समझाते हैं हम। जैसे अब हम क्या किए कि 10 रुपये आटा दे रहा था, ठीक है 10 रुपये आटा दे रहा है और खपत है आपका रोज 5 किलो का, तब तो खर्च बता देते कि सर 50 रुपये है रोज का खर्च हमारा घर का, बस समझिएगा। तो क्या करते हैं कि 10 गुने 5 बराबर 50 हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बोला है कि चावल की कीमत 10%
बढ़ती है कीमत 10%, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा जी। ये इनिशियल था और ये फाइनल था, ठीक है। आगे बताइएगा, इसकी खपत में 8% की कमी आती है। 8% की कमी आता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 8% की कमी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। 2/25 होता है, कमी बोला है तो माइनस कर दीजिए, यानी कि 25 से, ठीक है, 25 से 23 हो जाएगा, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है तो इस चावल के व्यय में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, ये बात को बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा तो कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 25 यहाँ के 250 और यहाँ पे करिएगा तो 3 3 2 5 और 2 हो गया, 253 हो जाएगा, गुना करिएगा, ठीक है। अब हमको पता चला कि कितना का वृद्धि हो गया सर, 3 का बटा 250 और गुना हो जाएगा 100। 5 से काटेंगे तो 50 से काटेंगे तो 50 गुना 100, ये 5 बार में, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, 3 गुना 6, गुना 12, यानी कि 1.2% का ये क्या आ जाएगा, प्रभाव होगा इन बदलाव का, बात समझिएगा, ठीक है। वृद्धि हो जाएगा। देखिए मैं आज इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा मेरा वीडियो, है ना। बस आप लगातार हमें सपोर्ट करिए, लोगों तक पहुँचाइए हमें, है ना। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा, मैं इस बात का भी संभावना दे रहा हूँ। मैं पहले नहीं बता देता हूँ मैं ये करूँगा, मैं संभावना दे सकता हूँ कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा। बस आप मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है, बाकी लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखना है।